हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है ऐसे सोशल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5वां लेसन स्टार्ट किया था, जिसका नाम था लोकतंत्र। हमने पहली वीडियो में पढ़ा लोकतंत्र क्या है, क्या इसके रूप हैं, और दूसरी वीडियो में लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, या प्ले लिस्ट से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जो है जनता का शासन। लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या है? जनता का शासन। लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन है, मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, पूरी जनता, संपूर्ण जनता का शासन है। जिस देश में भी यह लोकतंत्र स्थापित है वहाँ पर उन सभी देशवासियों का यह शासन है। जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह से है। जनता का जो अर्थ है वो पूरे जनसमूह से है। उसमें किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष का कोई लेना देना नहीं है। संपूर्ण जाति, जो एक जाति मानव जाति के लिए ये है, मतलब कह सकते हो आप, मतलब संपूर्ण जनता के लिए, पूरी जनता के लिए। एवं प्रत्येक व्यक्ति से है, मतलब हर एक व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें किसी विशेष अधिकार किसी को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं। मतलब जनता का शासन है, मतलब संपूर्ण जनता का शासन है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी का शासन है। नेक्स्ट विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो जनता द्वारा बनती है। हमारे देश में ले लो, हमारे देश में लोकतंत्र है, जो सरकार बनती है वो जनता द्वारा बनती है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बनती है। हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि आगे रखकर सरकार का निर्माण करते हैं। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। शासन, साधन और साध्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये इन शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा तो आपको ये पूरी लाइन समझ में आ जाएगी। साधन वो होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो उस पास होने के लिए, उन अच्छे नंबर को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो? पढ़ते हो, बुक लाते हो, नोट्स लेते हो, ट्यूशन जाते हो। ये सारे क्या है? आपके साधन है। और जो आपका साध्य है वो आपका एक लक्ष्य हो गया। जैसे 90% मार्क्स लाना है, ये आपका साध्य हो गया। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है। जो शासन करता है, जो सरकार है, उसको कभी साध्य नहीं माना जाता है। अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। अपितु जो शासन होता है, जो सरकारें होती है, उसको एक साधन माना जाता है। वहाँ व्यक्ति के जो साध्य होते हैं, स्वतंत्रता, अधिकार, ये सारे साध्य हैं, इनको प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र में निम्न साध्यों की प्राप्ति होती है, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, गौरवपूर्ण रक्षा, सार्वजनिक हितों की वृद्धि और तथा समानता स्थापित करना, सभी को न्याय प्राप्त करना, सभी को न्याय देना। ये सारे क्या लोकतंत्र के साध्य हैं। और इन साध्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र मात्र एक साधन का रूप है। आगे जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जो लोकतंत्र शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो भी सरकारें कार्य करते हैं वो जनता को उनको जवाब देना होता है। अगर सरकारें सही ढंग से कार्य नहीं करती है तो जनता आने वाले चुनाव में उनको क्या करती है? हटा देती है। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनता का सम्मान नहीं करती है अथवा सार्वजनिक हितों में कार्य नहीं करती तो जनता उसे बदल सकती है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हम पहले किसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर वो पार्टी या वो सरकार हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमें जो आशाओं पर खड़े नहीं उतरती तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट जो आम चुनाव होते हैं हम उसमें उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं, जबकि दूसरी पार्टी को वोट देके हम उसको विजय बना लेते हैं। इसी प्रकार ये यहाँ पर क्या होता है, जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर उसको जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता, जनता की इच्छाओं से, जनता की इच्छा, जनता की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ही कार्य करना पड़ता है, तभी वो आगे भी आने वाले चुनाव में या नेक्स्ट चुनाव में उस सरकार का वापस आना बनता है। नहीं तो क्या, जनता सरकार चेंज कर देती है, उसको बदल देती है। नेक्स्ट जो है विशेषता है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र में विकास होता रहता है। पहले से ही लोकतंत्र की अवस्थाओं में विकास होता रहा है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। व्यक्ति
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देता था। जो प्रारंभ में जो लोकतंत्र था वो व्यक्तिवादी था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, जिसमें समानता और स्वतंत्रता में बदल गया, और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के रूप में आ गया। और वर्तमान में जो लोकतंत्र है वह क्या, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य में सभी प्रकार का कल्याण होना चाहिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, व्यक्ति के न्याय मिलना चाहिए, व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब व्यक्ति में समानता मिलनी चाहिए, व्यक्ति सभी में समानता होनी चाहिए। इस प्रकार की ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है जो वर्तमान लोकतंत्र है। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि प्रारंभ में लोकतंत्र व्यक्ति के राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तथा संवैधानिक शासनों पर बल दिया, किंतु जो प्रारंभ में लोकतंत्र था वह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता और संवैधानिक साधन होते हैं, जो संविधान के अकॉर्डिंग सही होते हैं, उनको संवैधानिक साधन कहते हैं, शासन पर बल दिया। अब यह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी, जो सामाजिक में जो होता है, समाज में जो होता है, किंतु अब ये वर्तमान समय सामाजिक, जो समाज में व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसको सामाजिक और आर्थिक, अमीरी गरीबी के क्षेत्र में समानता और न्यायिक सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा, मतलब इनकी स्थापना भी करने लगा है। अब आगे है लोकतंत्र की आलोचनात्मक परीक्षण। अब लोकतंत्र की, इस लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं हम, उसमें आलोचना की गई है। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष हैं, कुछ इसमें दोष ढूंढते हैं और किस इसके गुणों को ढूंढते हैं। तो बर्क एक जैसे विद्वान है, लोकतंत्र के लज्जाहीन धारणा मानता है, मतलब इसकी आलोचना करता है। वही लॉवेल जैसे विद्वान इससे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ शासन मानते हैं। देखो, कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं और कुछ लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसके गुणों और दोषों को देख लेते हैं हम, और हमारा क्या राय रहता है, हमारी क्या राय रहती है, हमारा क्या इसमें वो सोचते हैं हम इसके बारे में। तो इससे पहले हम इसके गुणों और दोषों को पढ़ लेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है। अब सबसे पहले हम इसके लोकतंत्र के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। लोकतंत्र के क्या क्या गुण हैं। लोकतंत्र के प्रमुख गुण हैं, पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। जो लोकतंत्र के द्वारा क्या होता है, सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जो होता है, जो लोकतंत्र होता है वहाँ पर शासन जो सरकार चलाते हैं वो प्रतिनिधि वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वादे से, वो जो प्रतिनिधि जब चुनाव होता है, चुनाव प्रचार होता है, तो उसमें जो वो वादे करते, जनता के साथ बहुत सारे वादे करते कि हम ये कर देंगे, कहीं पर लाइट नहीं होगी तो कहेंगे हम लाइट पहुंचा देंगे, कहीं पर पानी नहीं होगा तो वहाँ कहेंगे कि हम पानी पहुंचा देंगे, हाँ मुझे वोट दीजिए। इस प्रकार के वो चुनाव के टाइम में वादे करते हैं। वादे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें वादों के आधार पर जनता वोट देती है। भाई जनता को चाहिए भाई कि चलो लाइट नहीं है तो वो लाइट देगा, वो व्यक्ति, वो उसने वादा किया है तो उसको वोट देना चाहिए। वो पानी देगा तो उसने वादा किया, उसको वोट देना चाहिए। इस प्रकार से वो क्या, इन वादों के आधार पर अपने चुनाव को जीतते हैं। और भविष्य में दोबारा चुनाव लड़ना भी होता है, और भविष्य में उनको दूसरे 5 साल बाद जो आम चुनाव होते हैं उसमें दोबारा भी आना पड़ता है। तो अगर वो वादों को पूरा नहीं करेगा तो जनता वोट नहीं देगी। तो इसलिए क्या उनको उनको अपने वादों, किए हुए वादों को पूरा करना पड़ता है तब, ताकि वो दोबारा से चुनाव जीत सके। ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। जो ये प्रतिनिधि होते हैं, चाहे किसी जाति विशेष के हों, चाहे किसी भी धर्म विशेष के हों, किंतु उनका जो मेन उद्देश्य है सार्वजनिक हित होता है। कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष या कोई धर्म विशेष नहीं होता। वो चुन के आगे तो उनका धर्म यही कहता है कि वह सभी की रक्षा करें, सभी की बातों को सुने, सभी की सुरक्षा करें। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो पहले भी बता चुका हूँ, जो लोकतंत्र है वहाँ पर जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, जनता की बातें नहीं मानेगी, जनता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगी, जनता की सुरक्षा नहीं करेगी, तो सरकार को बस सिर्फ एक ही बार आ सकती है, दोबारा वह कभी भी आ नहीं सकती। नेक्स्ट जो विशेषता है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन होता है। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता स्वीकार की जाती है, मतलब इनकी रक्षा होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता मिलती है। अन्य किसी भी शासन व्यवस्था में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं होती है। यह व्यक्तियों ने जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यह जो लोकतंत्र है वहाँ उसमें सभी व्यक्ति समान है उसके लिए,
वह किसी जाति विशेष या धर्म विशेष या जन्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। यह सभी व्यक्ति के लिए समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। यह सभी व्यक्ति को समानता मानता है और विधि के समान कानून के समान सभी की समान रक्षा करता है। नेक्स्ट जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना लोकतंत्र के द्वारा ही स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सकती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। ये जाती है, ऐसा हो गया, की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचाती है। न्यायपालिका जो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रत्येक अंग का अलग अलग काम है। व्यवस्थापिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून सही या गलत है उन पर डिसीजन देती है, कानूनों की व्याख्या करती है। अगर व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो कार्यपालिका करे या व्यवस्थापिका करे, उन अधिकारों को छीनती है तो न्यायपालिका उस पर अपना निर्णय सुनाती है तो और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने को साहस देती है और न्यायपालिका को यह अधिकार है कि जो गलत कानून बन रहे हैं उनको गलत ठहराए, उनको समाप्त करे। इससे क्या व्यक्ति का अपने आप साहस बढ़ जाता है और व्यक्ति क्या न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है कि भाई मेरे ये अधिकार हैं और इन अधिकार को छीन लिया गया है, तो न्यायपालिका क्या उन पर सुनवाई करती है और उनको उस अधिकार को दिलाती है और शासन से उसकी मर्यादाओं का पालन करने को कहती है। और जो सरकार जिन अधिकार को छीनती है तो उस सरकार को भी वो टोकती है। नेक्स्ट है कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल होता है इसमें लोकतंत्र में। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं। जो नीतियाँ बनती हैं वो जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं। जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो वहाँ नीतियाँ बनने से पहले जनमत संग्रह कराया जाता है। भाई ये नीतियाँ बना रहे हैं, आप कितने सहमत हैं। जनमत संग्रह जिस पक्ष में ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ जनता उस पक्ष को ज़्यादा चाहती है, तो उस हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ देश में भी जो कानून बनता है, अगर जनता के भले के लिए बनेगा कानून तो वो मतलब उसमें जनमत संग्रह ज़्यादा मिल जाएगा और जनमत संग्रह ज़्यादा मिल जाएगा तो क्या होगा, वो कानून ज़्यादा देर टिकेगा, वो सरकार अच्छी मानी जाएगी और इसको लागू करने में जन सहयोग भी मिलता है। अगर कोई कानून अच्छा है, जनता के भले के लिए है, जनता तो चाहेगी कि भाई वो कानून बने। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। जो भी सार्वजनिक देश की जो समस्याएं हैं उन पर राय प्रकट करती है, अपनी अपनी राय देती हैं। जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव द्वारा विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों को त्याग करना सीख जाता है। लोकतंत्र में एक शिक्षा भी मिलती है कि भाई व्यक्ति को त्याग करना सिखाया जाए। त्याग करना, अब देश की भलाई के लिए, देश में जो एकता स्थापित करने के लिए हम छोटे छोटे जो हमारे सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, अपने वो उन त्यागों उनको छोड़ देते हैं, अपने सुखों को छोड़ देते हैं, अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ है उनको देश के लिए त्याग कर देते हैं। हमें देश के हमें साथ चलना है। तो इसी प्रकार यही लोकतंत्र में यही शिक्षा दी जाती है कि हम अपने जो निजी स्वार्थ हैं उनको छोड़कर देश के बारे में सोचो। गेटल महोदय ने एक लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि लोकतंत्र को नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करना। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो नागरिकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हम स्कूल में शिक्षा प्रदान करते हैं, विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने वाला कोई चीज़ है, संस्था है, वो स्कूल है। उसी प्रकार लोकतंत्र नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने वाला लोकतंत्र एक स्कूल की तरह है। नेक्स्ट विशेषता है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है। लोकतंत्र में व्यक्ति क्या होते हैं, एकजुट में रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, राष्ट्रभाव पैदा होता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। जब भी राष्ट्र संकट में आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। जब भी देश के ऊपर किसी प्रकार की भी कोई आपदा आती है तो संपूर्ण जनता एक हो जाती है और देश के आगे जो विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जाती है उसमें खड़ी हो जाती है, मतलब अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में आती है और उस संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, अपना देश का साथ देती है अपने स्वार्थों को छोड़ के।
मतलब इसमें राष्ट्र प्रेम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद में आस्था, लोकतांत्रिक संविधानवाद में आस्था रखता है, मतलब संविधानवाद मतलब संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाला शासन। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र विधि के शासन में विश्वास करता है, वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। मतलब लोकतंत्र ऐसी विधि को बनाता है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहता है लोकतंत्र। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा का साधन। इसे हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। लोकतंत्र व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना मजबूत करता है। बिहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित के बारे में सोचता है, वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग का व्यवहार करने लगता है। लोकतंत्र में नैतिक शिक्षा भी मिलती है। भाई लोकतंत्र अपने सार्वजनिक अपने परिवार से जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अगर वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो देश का भला कैसे होगा। इसीलिए जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने परिवार के बारे में ना सोच कर संपूर्ण देश की जनता के बारे में सोचें। संपूर्ण देश की जनता ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है, चुना है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वह संपूर्ण जनता के बारे में सोचे। और लोकतंत्र में ऐसी शिक्षा नैतिकता भी मिलती है। कुछ कुछ ऐसे नेता भी हो जाते हैं जो संपूर्ण देश के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपनी जाति विशेष के बारे में ना सोच कर संपूर्ण देश के बारे में सोचते हैं। भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, उसके संपूर्ण देश के बारे में सोचते हैं। ये क्या है, लोकतंत्र से नैतिक शिक्षा भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति मतलब क्रांति इसमें नहीं हो पाती क्योंकि लोकतंत्र में अगर क्रांति की कोई आशा ही नहीं होती, क्योंकि अगर हमें सरकार को बदलना, क्रांति करने की जरूरत नहीं है। अगली बार आम चुनाव आते हैं, उसके विपक्ष में वोट दे दो तो सरकार अपने आप बदल जाएगी। क्रांति करने की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होती है। क्रांति की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ राजा का शासन हो, निरंकुश शासन हो, अधिनायकवाद हो, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रांति करने की आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ पर जो शासन चलाता है वो किसी एक वर्ग या एक व्यक्ति के हाथ में होता है और वो अत्याचारी हो जाता है वो व्यक्ति, तो वहाँ पर क्रांति करने की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में ऐसी स्थिति इससे एकदम विपरीत है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र सभी को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक देता है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके, विचार की जो अभिव्यक्ति होती है उसको व्यक्त कर सके, चुनाव लड़ सकता है। जो हमारा है 326 में कहा गया चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, जो वोट डालने का अधिकार। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विपक्ष में वोट दे दो, अगले चुनाव में उसके विरुद्ध में मत देने से स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम कर देती है। ऐसी स्वतंत्रता भी अगर भैया आपकी क्या होता है, क्या किसी सरकार से आपकी नहीं हो रही, वो सरकार आपकी आज्ञाओं का मतलब आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर रही, तो अगले चुनाव आएंगे, आम चुनाव आते हैं, उस सरकार के विरुद्ध वोट दे दो और सरकार बदल जाएगी, नई सरकार आ जाएगी, अपनी मनपसंद की सरकार चुन सकते हो आप। ऐसी हमें स्वतंत्रता दी गई है लोकतंत्र में। तभी तो कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, आपने देखा होगा ये। नेक्स्ट है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र में देशभक्ति की शिक्षा भी हमें मिलती है। लोकतंत्र में देश प्रेम की भावना का भी विकास होता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता। जो देश है, जो राज्य है जिसका, वो किसी एक वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब संपूर्ण जनता की संपत्ति है कि अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनेत्व का भावना का विकास होता है। मिल है एक है JS मिल, पूरा नाम है JS मिल। लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। जो लोकतंत्र है वह देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। इस वीडियो में हमने पढ़ी थी लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र की क्या विशेषता है, जनता का शासन है, कैसा शासन है, ये हमने 5 विशेषताएं पढ़ी हैं। और उसके बाद हमने लोकतंत्र आलोचनात्मक विश्लेषण में सबसे पहले आज हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में पढ़ा। इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसमें अच्छाई हैं, हमने कम से कम 10 इसके गुण हैं, 10 अच्छाइयों के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष। अब इसके क्या क्या दोष हैं। अब ये तो पता ही आपको पता ही होता है कि किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति में बुराई और अच्छाई दोनों चीज़ें होती हैं। हर चीज़ में एक चीज़, या तो वो चीज़ कोई भी चीज़ आप करते हो उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, दोनों चीज़ें
साथ साथ एक सिक्के के दो पहलू साथ साथ चलते रहते हैं। तो इसीलिए आप इस पूरी, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर यह हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, या कुछ मैं या तो कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। थैंक यू।